नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ने एएलपी और टेक्नीशियन की आंसर की रिलीज़ कर दी है और उम्मीद करता हूं कि आप सबने अपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। तो अब सबने जब आंसर की चेक कर ली है और मिलान कर लिए सभी प्रश्न, तो सबके दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। यानी कि सब यही देख रहे हैं कि टेंटेटिव यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, सब इसी पर ध्यान दिए बैठे हैं। तो चलिए आज इसी वीडियो में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ सभी जोन की लगभग कितनी रहने वाली है, सबसे अधिक और सबसे कम जो रहने वाली है वो कितनी है, और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, एक मेन एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो भाग थे। पार्ट ए जो है ये कट ऑफ वाला भाग है, यानी इसी पर जो अपनी कट ऑफ बनेगी, मेरिट जिसको अपन कहते हैं, वो इसी पर बनेगी और इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट या कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो इस पार्ट ए में क्या था, एक्चुअल में 100 क्वेश्चन थे और वे 100 मार्क्स का ही था, यानी 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स का था, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के सहित कुछ टॉपिक थे। यानी पार्ट ए जो अपना है, तो इसमें आपके कितने नंबर आते हैं इसी पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। यानी पार्ट ए जितना बेटर आपका हुआ है, इसी पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पार्ट बी जो था ये ओनली ऑन क्वालिफाइंग मार्क था, क्वालिफाई पार्ट था। यानी इस पार्ट में आपको केवल और केवल क्वालिफिकेशन करना था, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दी गई थी वो नंबर आपको लाने थे। और ये जो पार्ट बी था ये आपके द्वारा चूज किए गए सब्जेक्ट का था। यानी आपने जो सब्जेक्ट चूज किया, जैसे पीसीएम वाले थे तो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री जो चूज किया वो, जैसे ट्रेड वाले थे तो उन्होंने अपने अपने ट्रेड्स का चूज किया, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी जिस तरह का था, गैस वेल्डिंग जो भी है। यानी पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग पार्ट था और ये आपके द्वारा चूज किया गया सब्जेक्ट था। तो इस पार्ट बी में क्या हुआ था एक्चुअल में कि 100 क्वेश्चन आए थे, 75 क्वेश्चन आए थे, 75 क्वेश्चन आए थे और ये 75 नंबर के ही थे। तो ये पार्ट जो था ये सबसे अहम रोल है, क्योंकि अगर आपका पार्ट ए बहुत बेटर भी हुआ है तब भी आपको पार्ट ए को क्या क्वालिफाई करना ज़रूरी था। और इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स थे ये लगभग 26 नंबर थे, वैसे 26.25 मार्क्स थे। यानी आपको 75 नंबर में से 26 नंबर मिनिमम लाने ही होंगे, भले आपका पार्ट ए कितना ही अच्छा हुआ है। अगर आप बी पार्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिलेक्शन के कोई उम्मीद नहीं थी। यानी कि अगर आपके पार्ट ए में अगर 80 से 85 नंबर भी बन रहे हैं लेकिन आपने बी पार्ट को क्वालिफाई नहीं किया, तो ये आपके लिए एक ब्रेक वाली बात हो सकती है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कैंडिडेट को वो बी पार्ट में ही आ रही है। और यहाँ जो 26 नंबर है, लगभग स्टूडेंट 26 तक नहीं पहुँच पा रहे। हर एक स्टूडेंट जो है वो 19 से लेकर 23 स्टूडेंट के बीच में ही लगभग आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, सभी नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन लगभग स्टूडेंट का जो रह रहा है वो 19 से लेकर 23 के बीच में रह रहा है। तो अब आपको यहीं पे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। तो अब नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो देखिए इस चीज़ में आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, इस बात के लिए तो आपको मैं बता दूं तो 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आरआरबी ने जो एक नोटिफिकेशन अपलोड किया था उसमें ये बता दिया था कि अगर एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपने देखा कि अपने जितने भी जोन है सभी जोन में शिफ्ट वाइज पेपर ही हुआ था। इसलिए सबसे जो आपके लिए खुशखबरी की बात है, अच्छी खबर जो आपके लिए वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो इसके लिए क्या बेसिस रहेगा, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन ये है कि किसी का पेपर पहले हो गया था, किसी का बहुत बाद में हुआ, तो उस स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए एक मान लीजिए 5-7 दिन का टाइम मिल गया। दूसरा, उन्होंने स्टूडेंट से जैसे पूछ लिया कि किस तरह का पेपर आ रहा है, तो उसको क्या एक पेपर का आइडिया हो गया, तो बाद में हुआ। दूसरा ये रहता है कि किसी शिफ्ट में हार्ड पेपर आया, किसी शिफ्ट में ईजी पेपर आया। तो इन सब का नॉर्मलाइजेशन जब हो जाता है तो एक स्टूडेंट को लगभग ये मान लीजिए आपकी 4 से लेकर 10 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है। अगर शिफ्ट वाइज अपन नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का आपको फ़ायदा होगा। यानी जिन स्टूडेंट का 20 से लेकर 23 नंबर तक अगर बी पार्ट में बनता है तो उन स्टूडेंट को इतना बेनिफिट हो जाएगा कि उनका 27 से लेकर
उन स्टूडेंट का 27 से लेकर 30 नंबर तक हो जाता है। और ये ऐसा अगर हो जाता है यानी आरआरबी इसको कर देगा तो फिर वो स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा। और अब अगर आपका ए पार्ट बहुत मजबूत हुआ तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। तो ये तो थी नॉर्मलाइजेशन और एग्जाम की बात। अब करते हैं मेरिट की बात कि किस पोस्ट के लिए कितनी मेरिट रह सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ELP की, यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो लोको पायलट की जो कट ऑफ है, तो आपको बता दें कि ये कट ऑफ है जो सबसे कम रहने की संभावना है। ALP पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है ये सबसे कम रहने की संभावना है। इसके भी कारण ये है कि ALP पोस्ट के बाद में अपना साइको टेस्ट होता है एक, यानी साइकोलॉजी के लिए भी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और साइकोलॉजी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं ये कैंडिडेट लगभग 8 से लेकर 13-14 गुना तक बुलाए जाते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि 15 गुना तक भी बुलाया गया है और मिनिमम कम से कम जी है तो 5 और 6 गुना तो बुलाए ही जाते हैं। तो सीट के अकॉर्डिंग जब 8 से 13 गुना के बीच स्टूडेंट जब बुलाए जाते हैं तो मेरिट डाउन आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ELP में क्या होगा, इस ALP के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, इसके बाद आपका साइको होगा, यानी साइको के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। और साइको के लिए जब बुलाया जाएगा तो फिर इसकी जो कैंडिडेट लिस्ट होती है वो बहुत होती है, कम से कम 10-12 गुना तक भी बुलाया जा सकता है। इसलिए इसकी मेरिट जो है वो सबसे कम रहने की संभावना है। चलिए देख लेते हैं इसकी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी कितनी। तो वो है, सबसे पहले जनरल के लिए अपन बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 38 से लेकर 50 तक रहने की संभावना है। यानी आपके पार्ट ए में अगर 38 नंबर से लेकर 50 नंबर तक बन रहे हैं तो आप ALP पोस्ट के लिए क्वालिफाई के चांसेज आपके बढ़ जाते हैं। अगर बात करें OBC के लिए तो यहाँ पर 35 से लेकर 42 तक का है। ये सभी जोन की है, आपको बता दें फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग हमने तैयार की है और सभी जोन के लिए, यानी किसी भी जोन की अगर बात करें तो जनरल में 38 से नीचे रहने की संभावना बहुत कम है और 50 से अबव जाने की संभावना भी बहुत कम है। यानी सभी जोन में टोटल जोन की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग, पार्ट ए के अकॉर्डिंग ये हम बात कर रहे हैं, और वो 38 से लेकर 50 नंबर जनरल की रहने की संभावना है। यानी किसी भी जोन में जो सबसे कम रहने वाली है वो तो है 38 और सबसे अधिक जो रहने वाली है वो है 50। तो ठीक इसी तरह OBC में अपन बात करें तो सभी जोन में सबसे कम अगर किसी भी जोन की रहेगी तो वो 35 है और सबसे अधिक किसी भी जोन की रहेगी तो वो है 42 नंबर की, यानी 35 से लेकर 42 तक का रहेगा। SC के लिए ठीक इसी तरह से है, तो इनके लिए हो जाएगा 32 से लेकर 40 तक का, यानी यहाँ पर 32 नंबर मिनिमम और 40 नंबर मैक्सिमम है। ठीक इसी तरह अगर ST के लिए बात करें तो 28 से लेकर 37 नंबर तक का रहता है इसमें, यानी 28 अगर मिनिमम बात करें तो है और मैक्सिमम के लिए जो है वो 37 है। यानी कि किसी भी अगर अपन जोन के लिए बात कर रहे हैं तो ये प्रत्येक जोन के लिए दी गई थी। तो मिनिमम जो सभी जोन के लिए मानी गई है वो आपकी ये दी गई और मैक्सिमम है। यानी किसी भी जोन से आपने अगर पेपर दिया है तो इसके बीच में ही रहने की संभावना है, इससे कम या अधिक होने की संभावना बहुत कम है। अगर इसके बीच में आ रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें अपन ITI टेक्नीशियन के लिए, यानी टेक्नीशियन जो पोस्ट होगी उनमें ITI लेवल के लिए कैसा हो, PCM का अलग था, ITI का अलग था। तो PCM वालों की तो बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है, ITI वालों की कम की संभावना है। तो ITI टेक्नीशियन पे अगर बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ होगी ये 42 से लेकर 53 के बीच रहने की संभावना है, यानी मिनिमम 42 और मैक्सिमम जो है वो 53 तक संभावना हो सकती है। ये जो हमने निकाली है ये स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाली है, कुछ एक स्टूडेंट से हमने पूछा है तो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये तैयार की गई है। तो 42 जो है वो मिनिमम और 53 यानी 53 नंबर जो है वो अधिकतम रहने की संभावना है जनरल कैटेगरी की ITI लेवल का जो टेक्नीशियन होगा उसके लिए। ठीक इसी तरह अगर OBC टेक्नीशियन के लिए बात की जाए तो ITI जो OBC टेक्नीशियन होगा उसके लिए 40 से लेकर 51 नंबर के बीच का है, यानी 40 नंबर मिनिमम और 51 नंबर जो होगा वो इसका मैक्सिमम रहने की संभावना है। ठीक इसी तरह से है SC के लिए, तो SC का है 36 से लेकर 45 तक, यानी मिनिमम जो है वो 36 नंबर का और मैक्सिमम जो है वो 45 तक रहने की संभावना है SC कैटेगरी के लिए। और ST के लिए बात करें तो ये है 34 से लेकर 41 तक, यानी 34 से लेकर 41 तक रहने की संभावना है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाले जो टेक्नीशियन बेस था उनके लिए अगर बात करें तो वहाँ पर जो जनरल की है वो 58 से लेकर 67 तक रहने की संभावना है, यानी 58 मिनिमम और 67 मैक्सिमम रहने की संभावना है 58 से लेकर 67 तक। यानी PCM जो टेक्नीशियन होगा यहाँ मेरिट उच्चतम रहने की संभावना है, सबसे अधिक जो रहेगी वो PCM टेक्नीशियन की ही रहने वाली है। तो ये 58 से लेकर 67 तक है
तो ये बहुत अधिक है, इसकी संभावना है। और नेक्स्ट है ओबीसी के लिए, तो ओबीसी की जो है वो है 53 से लेकर 62 तक, यानी ओबीसी पीसीएम से अगर आप हो तो 53 किसी भी जोन में रहेगा, इससे कम रहने की बहुत कम संभावना है। और 62 से ऊपर किसी भी जोन में जाएगा ऐसी संभावना बहुत कम है, यानी 62 से ऊपर नहीं जाएगी, लगभग ये संभावना जताई जा रही है। ठीक इसी तरह से एससी का है, तो किसी भी जोन में एससी का कम से कम 47 का है और अधिक से अधिक 58 यानी 58 का है, यानी किसी भी जोन में अगर आप हो तो 47 से कम की संभावना तो कम ही है। तो इस रेंज के बीच में अगर आप आते हो एससी से, जैसे 47 से 58 के बीच में, तो आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह इसमें एसटी की अगर बात करें तो वो होगी अपनी 38 से 47 तक, यानी मिनिमम 38 और मैक्सिमम जो है वो 47, यानी इस तरह की जो ये मेरिट अपन ने देखी है तो ये रहने की संभावना है। और नॉर्मलाइजेशन का क्लियर हो चुका है कि हर अगर देखा जाए तो शिफ्ट वाइज ही प्रत्येक जोन का पेपर हुआ था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी संभावना है। तो ये 3 तरह की मेरिट हमने निकाली है, ये पूरी तरह से संभावित कट ऑफ है, लेकिन फिर भी इनके बीच रहने की पूरी संभावना है। आपको फिर बता देते हैं, पार्ट बी जो था इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है, और अगर आपके वैसे ही आप क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर टेंशन फ्री आप रहिए, सिलेक्शन के पूरे चांसेज है।